हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेता क्लासेस में। आज मैं आपका ज्योग्राफी का थर्ड पार्ट लेकर आई हूँ, जो कि आपका क्लास 6 का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं एक चैप्टर आपका जो क्लास 7th 8th का भी ज्योग्राफी साथ में ही लेकर चल रही हूँ, और आपका क्लास 6 का भी। ठीक है, तो आपका क्लास 6 का चैप्टर थर्ड है, और क्लास 8th का मैं पढ़ा रही हूँ, उसमें मैं चैप्टर 1 पढ़ा चुकी हूँ। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास को स्किप मत कीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थल, रूप एवं जीवन। ठीक है, स्थल रूप मतलब होता है कि लैंड, लैंड पे जो जीवन है वो कैसा जीवन हो रहा है, कैसा जीवन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक थॉट लिखा हुआ है जो कि पृथ्वी के लिए, स्रोत के लिए लिखा हुआ है। अथर्ववेद में ये है, मनुष्य के भार से मुक्त, अनेक प्रकार की ऊंचाइयों, ढलानों और विशाल समतल भूमि से युक्त अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न पेड़ पौधे को आधार प्रदान करती है। हम सभी के लिए विस्तार को प्राप्त हो और अपनी संपन्नता को प्रदर्शित करें। ठीक है, पृथ्वी मेरी माता है और हम उसकी संतान हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले परिचय में हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अन्य स्तनधारी जो जीव होते हैं उनके उनके समान मानव भी पृथ्वी पर निवास करते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि भूमि के अनेक रूप और विशेषताएं हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इसका स्वरूप बहुत परिवर्तन हुआ है। मान लीजिए कि अगर आप झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में से सड़क द्वारा यात्रा करते हैं तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचते हैं, और फिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा तक पहुंचते हैं। अलग दृश्य भूमि मतलब लैंडस्केप को देखते हुए आएंगे। ठीक है, और आपको 3 प्रकार के स्थल रूप मतलब लैंड फॉर्म्स आपको दिखाई देंगे। तो ये आपको जानना है कि देखिए, ये पृथ्वी पर स्तनधारी जो जीव है उसके साथ साथ मानव भी इस पृथ्वी पर रहते हैं। ठीक है, अगर आप और हर एक चीज़ के बारे में आपको पढ़ाना है कि कितने माउंटेन्स हैं, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है आगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं। स्थल रूप पृथ्वी के सतह का एक भौतिक स्वरूप है। स्थल रूप लाखों वर्षों से आकार लेते हैं, और पर्यावरण और जीवन में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, पर्वत, पठार और मैदान। ठीक, ये एक आपका हो गया टॉपिक। अब देखिए पर्वत क्या होते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। पर्वत वे स्थल रूप होते हैं जो आसपास के भूमि से कुछ ऊंचे, कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। इन्हें चौड़े आधार, खड़ी ढलान, चढ़ाई और सकड़े शिखर, चोटियों के रूप में पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके हुए होते हैं, और ग्रीष्म ऋतु से कम तुंगता मतलब एल्टीट्यूड पर हिम पिघल जाता है और जल में बदलने के बाद नदी के रूप में बन जाता है। मतलब जो पहाड़ पर ग्लेशियर्स होते हैं उनको जब तापमान मिलता है तो वो पिघलते हैं, और पिघल के वो नदी के रूप में बह जाते हैं। देखिए इस टाइप से। ठीक है, ये बह के फिर आ जाते हैं आपके रिवर के अंदर। ठीक, देखिए कम ऊंचाइयों वाले अन्य ऊंचे स्थान, जहां कम खड़ी चढ़ाइयाँ और गोल आकार के शीर्ष होते हैं, उन्हें पहाड़ी या छोटे पहाड़ या हिल्स कहते हैं। हिल्स किसे कहते हैं, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है। वायुमंडल में भूमि पर किसी भी रूप में जल का गिरना, वर्षा, हिमपात और ओले गिरना वर्षण के सामान्य रूप है। ये देखिए माउंट एवरेस्ट है, माउंट किलिमंजारो, यही सब आपके पहाड़ हैं जो कि आपके स्थल रूप में आपको दिखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए पर्वत श्रृंखला। ठीक है, विश्व के अधिकांश पर्वत को पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स और दक्षिण अमेरिका में इंडीज। ठीक है, इनमें से कुछ श्रृंखलाएं हजारों किलोमीटर तक फैली हुई हैं, इंडीज की पहाड़ियाँ। ठीक, यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से पहाड़ कहाँ कहाँ पर है। ये आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल एवं तिब्बत के बीच में है। कंचनजुंगा आपका भारत के सिक्किम राज्य के और नेपाल के बीच में है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की 2 सबसे ऊंची चोटियाँ जो शिखर है, और वो एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट ओकांगुआ है। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो है, और जो कि श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट माउंटेन है। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि हिमालय जैसे ऊंची और नुकीली चोटियां वाले पर्वत अपेक्षाकृत नवीन होते हैं। इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी के इतिहास में ये हाल ही में युवा पर्वत
बने हैं, किंतु फिर भी इन्हें बने हुए लाखों वर्ष हो चुके हैं। कुछ छोटे और अधिक गोलाकार जो है वो पर्वत और पहाड़ियों, मतलब एग्जाम्पल अरावली श्रृंखला, हाँ अरावली श्रृंखला जो है वो सबसे पुरानी है। ये चीज़ है यहाँ पे। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि परिवर्तन परिवेश क्या होता है। पर्वतों की ढलान पर प्रायः एक प्रकार का वन होता है जिसे पर्वतीय वन कहते हैं, और उन्हें यहाँ शंकुधारी वृक्ष जैसे पाइन, चीड़, फर, स्प्रूस, देवदार और आदि समान रूप से पाए जाते हैं। इन पेड़ों की ऊंचाइयाँ बहुत अधिक होती हैं और ये शंकु के आकार के होते हैं। इनकी पत्तियाँ पतली नोकदार होती हैं और अधिक ऊंचाई पर पेड़ों पर होने के लिए घास, मांस और लाइकेन इसमें उग जाते हैं। ठीक है, तो ये है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कम से कम 1500 वर्ष पूर्व प्राचीन भारत के महान कवि कालिदास के काव्य में यहाँ पे 2 श्लोक मिलते हैं। उनका काव्यांश कुमार संभव हिमालय की स्तुति को आरंभ करते हुए लिखे हुए हैं। भारत के उत्तरी भाग में देवता सुदृश पूजनी हिमालय नाम का पर्वत का राजा था, जो पश्चिमी से लेकर पूर्वी समुद्र तक फैला हुआ था। देखकर उसको ऐसा सा प्रतीत होता था कि मानो वह पृथ्वी को मापने का मापदंड है। ठीक है, तो यहाँ से उतने क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं। ये सब देखिए, ईगल है, फाल्कन पक्षी, हाँ हिमालय, कैनेडियन लिंक्स, ये सारे हैं, याक है, आइवेक्स है, ग्रे फॉक्स है, हाँ तेंदुआ है, भालू है। ये सब कहाँ मिलते हैं? ठीक है, पर्वत में घने वन, बहती नदियाँ, झील, घास के मैदान और कंदराएं अनेक प्रकार के जीव का आश्रय प्रदान करता है, जो कि गोल्डन ईगल, पेरेग्रिन फाल्कन, कैनेडियन लिंक्स, हिम तेंदुआ, ये सारे भालू, फॉक्स जो है, ये सब अन्य प्राणी जो है वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली भारतीय नदियों में से गंगा सबसे विशालतम है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अंग्रेजी भाषा में इसे गैंगेज भी कहते हैं। लगभग 2500 किलोमीटर लंबी इस नदी की इस की बहुत सी सहायक नदियाँ भी हैं जो इससे आकर मिल जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी मिलती हैं इससे आकर। अब देखिए, अब ये हम लोग देख लेते हैं पर्वतीय जीवन। पर्वतीय जीवन कैसा होता है? देखिए, इसमें आपका बछेंद्री पाल का तो आपने ईवीएस में भी पढ़ा हुआ है कि ये पर्वतारोहण प्रारंभ करने वाली बहुत ही कम उम्र की महिला थी, जो कि पहाड़ पर चढ़ी थी। और बछेंद्री पाल जो है वो 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। उनको पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1804 में उन्हें पद्मश्री और 2019 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और एक थी अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, जब 31 वर्ष की थी तब एक दुर्घटना में उन्होंने एक पैर अपना खो दिया था। बछेंद्री पाल के प्रोत्साहन एवं परीक्षण से 2013 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। उसके बाद भी उन्होंने सभी महाद्वीप के ऊंची चोटियों पर भी चढ़ाई की थी। अंटार्कटिका की माउंट विल्सन सहित अन्य उपलब्धियां भी उन्हें 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये है, मतलब इनसे किसी न किसी को सीख मिलता है। ठीक है, तो ये है आपका पर्वतीय जीवन। ये आपके पहाड़ है, पहाड़ पे लोग कैसे चढ़ते हैं। ठीक है, कैसे आपका लैंड स्लाइड होता है यहाँ पे, है ना। देखिए, आकस्मिक बाढ़ कैसे आ जाता है। हाँ, भूस्खलन होता है, मतलब जो पृथ्वी होती है तो तुरंत गिरना स्टार्ट होती है, लैंड स्लाइड हो जाता है, बादल फटने लगता है, ये सारे चीज़ें होती हैं। अब देखिए पठार क्या होता है। पठार हम लोग देख लेते हैं। पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8849 मीटर है। हाँ, इसके अनेक नाम है। तिब्बती लोग उसे चोमुंग लुंगमा कहते हैं। इसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा वहाँ के लोग करते हैं। कहाँ के? नेपाल के लोग। ठीक है, चलिए अब आई पठार हम लोग देखते हैं। तो पठार देखने से पहले एक और फैक्ट हम लोग देखते हैं कि तिब्बत के पठार की जो औसत ऊंचाई है वो 4500 मीटर है। इसके कारण इसे विश्व की छत के नाम से भी कहते हैं। पूर्व से पश्चिम दिशा का यह लगभग 2500 किलोमीटर लंबा, अर्थात चंडीगढ़ से कन्याकुमारी तक की दूरी है। बाप रे बाप। तो ये चीज़ है पठार देख लेते हैं। पठार एक ऐसी स्थलाकृति है जो आसपास के भूमि से उठी होती है, उसे पठार कहते हैं। प्रायः इसकी सतह चपटी होती है और
पार्श्व सीधी ढलान वाली होती हैं। पर्वतों के समान कुछ पठार पृथ्वी के इतिहास के संदर्भ में नवीन और प्राचीन भी हो सकते हैं। पठारों के 2 उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार जो कि विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पठार है, और दूसरा है दक्षिणी पठार जो कि कुछ 100 किलोमीटर से लेके कई हजार मीटर तक हो सकती है, मतलब इतना दूर तक फैला हुआ है। देखिए, विश्व भर में पठारों का पर्यावरण बहुत विविधतापूर्ण है। कई पठारों में चट्टानी मिट्टी पाई जाती है जो उन्हें मैदानी मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ बनाती है। ठीक है, यहाँ से है ये, यहाँ से इतने क्वेश्चन आपके बनते हैं। हाँ, नहीं फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं तो इसे पढ़ सकते हैं। देखिए, ये आपका हो रहा है जलप्रपात। ये चेरापूंजी के मेघालय में, ठीक है, जहाँ पे आपकी बहुत वर्षा होती है वहाँ पे ये आपका हो रहा है। और कितने के मीटर से, देखिए 340 मीटर की ऊंचाइयों से गिरती है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर से यहाँ से आपकी गिरती है। अब हम लोग देख लेते हैं मैदान। मैदान क्या होता है? मैदान एक ऐसी स्थलाकृति है जिसका विस्तृत, सपाट एवं हल्का तरंगित धरातल जो होता है वो कोई ऊंचे पहाड़ियों अथवा गहरी घाटियों पर नहीं पाई जाती है। मैदान की ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर से अधिक नहीं होती है। समुद्र तल से, ठीक है, आपकी जो ऊंचाई होती है वो 300 मीटर से अधिक नहीं होती है, यही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये आपके गंगा के मैदान का उपग्रह से लिया गया चित्र। देखिए कितना सुंदर चित्र बना हुआ है। मैदानी जीवन, मैदानी जीवन कैसा होता है? हाँ, वहाँ पे देखिए खेती बाड़ी होती है, लोग रहते हैं, अनाज वगैरह की फसलें होती हैं, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, और आपके बहुत सारे जूट, कपास, रेशेदार फलें भी होते हैं, मतलब हर एक प्रकार की खेती होती है। वहाँ पे लोग हल से, पशुओं की सहायता से भी खेती करते हैं, और वहाँ पे ट्यूबवेल टाइप का पानी खुल जाता है जो कि खेतों में पूरा भर जाता है। हाँ, और अगर वो चीज़ की सहायता मतलब नहीं मिलती है तो वो नदियों के मतलब पानी को हल्का सा मोड़ के खेतों के साइड कर देंगे, और वो पानी जो है वो ढलान से उन लोगों के खेतों तक पहुंच जाती है। बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है जो कि यहाँ पे कृषि भी होती है। सिंचाई से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यही होता है आपका जल, आपका मैदानी जीवन। ठीक है, मैदानी जीवन आपका इसी प्रकार होता है। ठीक है, ये आपके सामने है। हाँ, आपको मैं जो भी समझाई हूँ उसी का ये डिटेल है। आप इसे पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है। देखिए, यहाँ से है, इस अध्याय में हमने पूरा पृथ्वी के तीनों प्रमुख स्थल रूप के बारे में समझा, परंतु इसका जटिल स्वरूप है। हाँ, और विशेषज्ञ प्रायः कुछ और स्थल रूपों के बारे में भी बताते हैं। इनमें से एक स्थल रूप मरुस्थल भी है। यह प्राप्त करने वाले मरुस्थल व्यापक व दूर दूर से सूक्ष्म तक का फैलाव होता है। उन्हें वनस्पति जगत और मतलब प्राणी जगत विलक्षण ही होते हैं। कुछ मरुस्थल गर्म होते हैं और अफ्रीका की सहारा मरुस्थल अथवा भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी में स्थित थार मरुस्थल होते हैं। ठीक है, कुछ अन्य मरुस्थल होते हैं जो कि ठंडे होते हैं, और एशिया का गोभी मरुस्थल, कुछ विशेष अंटार्कटिक महाद्वीप को भी मरुस्थल मानते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मरुस्थल माना जाता है। ठीक है, और आपका इसमें कुछ है नहीं। तो अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।